प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम नए विचारक अरस्तु जी के बारे में अध्ययन करेंगे। अरिस्टोटल, इनको जिनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, हिंदी में उनको अरस्तु बोलते हैं। अरस्तु के जो गुरु थे उनका नाम था प्लेटो, और प्लेटो के बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात की थी। तो आपको प्लेटो के बारे में जो जानकारी थी, उसके बाद जो अगले विचारक हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं ग्रीक वर्ल्ड में, पाश्चात्य विचारकों में, उनमें उनका नाम है अरस्तु। और अरस्तु जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और आपको याद होगा शायद, कि मैंने कहा था कि प्लेटो ने एक विद्यालय खोला था। प्लेटो के विद्यालय का नाम था एकेडमी, द एकेडमी। एकेडमी के अंदर बहुत सारे लोग शिक्षा लेने आते थे। उसी एकेडमी में प्लेटो के अधीन, प्लेटो से ज्ञान प्राप्त करने अरस्तु जी भी आए थे। तो इस तरह से एक श्रेणी जो बनती है, जो क्रोनोलॉजी बन रही है, वो ये कि अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं। और प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात के। वही सुकरात जिनको जहर का प्याला देकर वहाँ पर मारा गया था एथेंस में। तो आप आते हैं कि सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। तो अरस्तु जो थे उनके बारे में कहा जाता है कि यह अपने समय के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। और प्लेटो ने इनके बारे में जिक्र किया है अपनी एकेडमी में। प्लेटो इनको, अरस्तु को काफ़ी मानते थे, और वो मानते इसलिए थे क्योंकि अरस्तु बहुत ही इंटेलिजेंट थे, तीक्ष्ण प्रतिभा के स्टूडेंट थे। और इसलिए प्लेटो ने उनको नाउस ऑफ द एकेडमी, एक टर्म है वहाँ उनके प्लेटो के एकेडमी विद्यालय में, जैसे आप पढ़ते हैं ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप का अवार्ड दिया जाता है, उसी तरीके से नाउस ऑफ द एकेडमी पुकारा था इनको। उसका अर्थ ये होता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा चलता फिरता व्यक्ति जो, जैसे आपको उसको देख के लगे कि ये एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो चल रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति है। तो प्लेटो ने उनको कहा था कि यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे स्वयं में बुद्धि का अवतरण हो गया हो, उनके अंदर ज्ञान का अवतरण है। तो उन्होंने प्लेटो को, ये बहुत बड़ी पदवी है, जो समझ लीजिए कि किसी के बारे में कोई एक जीनियस व्यक्ति कहे, प्लेटो जैसा जीनियस व्यक्ति। क्योंकि उसके बाद भी बहुत हजारों साल बाद एक और फिलोसोफर होते हैं इटली में, जिनका नाम सुना है सब लोगों ने, दांते। तो दांते ने भी प्लेटो के बारे में कहा था, अरस्तु के बारे में कहा था कि दांते ने कहा था कि अगर हम जितने भी फिलोसोफर को पढ़ें, जबकि मतलब अरस्तु के जन्म के हजारों साल बाद जो फिलोसोफर मौजूद हो रहे हैं दांते, उन्होंने कहा कि हम जितने लोगों के बारे में भी पढ़ते हैं इतिहास में, तो हमें पता चलता है कि अरस्तु जी जो हैं वो ही इज़ द मास्टर ऑफ देम दैट नो, यानी दुनिया में जितने जानकार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन सब लोगों का जो मास्टर है, जो उनसे भी सबसे ज़्यादा विद्वान है, वो है अरस्तु। तो आप जिन फिलोसोफर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो हैं अरस्तु। और उनको विद्वान या जीनियस या बेहद प्रतिभाशाली उनको इसलिए पुकारा जा रहा है क्योंकि जिस समय आज से 2500 साल पहले दुनिया में पढ़ाई लिखाई ज्ञान की शुरुआत हो रही थी, मानव समाज के पास बहुत सारा ज्ञान नहीं था, उस समय अरस्तु ने एक नए तरीके से पढ़ने की शुरुआत की थी। और उन्होंने एक अपनी अध्ययन पद्धति स्टार्ट की थी अरस्तु ने। इसीलिए हम लोगों को उस अरस्तु की उस वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जानने का प्रयास करना है। आपको यह भी आपने सुना होगा कि अरस्तु को ही फादर और मेकर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। यानी राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अब आप कहेंगे कि अरस्तु से पहले तो प्लेटो भी थे, प्लेटो से पहले सुकरात भी थे, तो प्लेटो को क्यों नहीं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुकारा गया, और सुकरात को क्यों नहीं पुकारा गया राजनीति विज्ञान का जनक? जबकि सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु आते हैं और अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुकारा जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अरस्तु के पढ़ने की पद्धति, अध्ययन पद्धति, अरस्तु ने एक नई प्रकार की अध्ययन पद्धति दुनिया में विकसित की, और वो प्लेटो से अलग थी, वो सुकरात से अलग थी। अरस्तु ने अपने जीवन काल में ही प्लेटो के कुछ विचारों की आलोचना भी शुरू कर दी थी।
तो हम जब अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि अरस्तु ने अपने गुरु के विचारों को ग्रहण भी किया है और अपने गुरु के विचारों की जो काल्पनिकता थी, जैसे आपने पढ़ा था उनके दार्शनिक राजा, प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा, प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा, अरस्तु ने उनके दार्शनिक राजा की अवधारणा और इन सब चीज़ों में अरस्तु ने कमियां ढूंढ ली थी और कहा था कि यह एक काल्पनिक अवधारणा है प्लेटो की। और आज भी हम लोग 2500 साल बाद भी हम लोग मानते हैं कि प्लेटो की अवधारणाएं काल्पनिक थी। तो प्लेटो को जब राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि हम जब राजनीति विज्ञान का जनक पुकारते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा न्यायोचित तर्क है। एक तो ये है कि प्लेटो की जो भी लेखनी मिलती है, जो भी उनकी किताबें, पुस्तकें, जो कुछ भी उन्होंने लिखा, पढ़ा, अध्ययन किया, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें पाते हैं कि उसका स्कोप बहुत ज़्यादा था, उसका क्षेत्र जो था बहुत ज़्यादा था विषय वस्तु का। एक तो इसलिए प्लेटो को फादर पुकारा जाएगा क्योंकि उन्होंने छोड़ा नहीं कोई भी चीज़। दूसरी चीज़, उनकी जो राजनीति को पढ़ने की जो शैली थी वो भी डिफरेंट थी और उन्होंने एक वैज्ञानिक शैली जो है दुनिया के सामने उत्पन्न की थी। और तीसरी चीज़ जो हम ये पाते हैं वो ये इम्पोर्टेंट है कि प्लेटो के विचारों का दुनिया में और ख़ासतौर से पाश्चात्य जगत में कई 100 साल तक उनके विचारों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। तो उसके बाद भी हजारों साल तक जो भी राजनीतिक विचारक हुए हैं उन्होंने अरस्तु को पढ़ा है, अरस्तु को समझा है और अरस्तु के प्रश्नों का जवाब देने का भी प्रयास किया है हजारों साल तक। तो इसका अर्थ ये होता है कि आज से 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले जो अरस्तु ने जो पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात की, जो पॉलिटिक्स के बारे में बात की और ये बताया कि क्या होती है, किस तरीके की विषय वस्तु है और समाज में कैसे हम इसको समझ सकते हैं, उन चीज़ों का अध्ययन जो है हजारों साल बाद भी किया जाता था और लोग उन पर आज भी जो है वो रिसर्च करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अरस्तु के विचार किन चीज़ों की ओर इंगित करते हैं। खैर, आपको यहाँ पे इतना जानना है कि अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन्हीं वजहों से बोला जाता है। 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो उनके पढ़ने की जो क्षेत्र था वो काफ़ी व्यापक था, उनके अध्ययन की शैली जो थी वो एक विशिष्ट थी और उनके विचारों का प्रभाव कई 100 साल तक हमको राजनीतिक विचारों में देखने को मिलता है। उनका जो डिस्कशन किया है उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का, वो बहुत ही व्यापक है और उन्होंने जो विवेचना की वो बहुत व्यवस्थाबद्ध है और उनका जो वर्णन है किसी भी सिद्धांत का या किसी भी विचार का वो अत्यंत ही संपूर्ण है। और इसलिए आपको पाएंगे कि उनका जो हिस्ट्री का नॉलेज है, इतिहास का नॉलेज है, वो भी काफ़ी व्यापक है और उन्होंने अपने समकालीन सरकारों के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जो है उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है, उनका निरीक्षण किया है। वह लगभग ज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में वह एक अद्भुत जो है वो कमांड रखते थे, वो मास्टर थे हर चीज़ के। और उन्होंने एक साइंस ऑफ लॉजिक, तर्क का विज्ञान भी जो है उन्होंने स्थापित किया था, जिसको आज तक आज की दुनिया में भी उसे साइंस ऑफ लॉजिक के नाम से पढ़ा जाता है कि इंसान जो है तर्कों में किस प्रकार के विज्ञान का इस्तेमाल करता है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, उसको आज भी दुनिया में अगर कहीं पढ़ते हैं तो अरस्तु के ही तरीके से पढ़ा जाता है साइंस ऑफ लॉजिक के लिए। तो सदियों तक यदि किसी व्यक्ति को अगर लॉजिक के बारे में पढ़ना हो, तर्कशास्त्र के बारे में, यांत्रिकी के बारे में, मैकेनिक्स के बारे में, भौतिक शास्त्र के बारे में, जीवन विज्ञान के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, मेटाफिजिक्स, आध्यात्म विज्ञान के बारे में, एथिक्स, नैतिक शास्त्र के बारे में, आर्ट, कला शास्त्र के बारे में, पोएट्री, काव्य शास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक्स में और राजनीति में, पॉलिटिक्स में, मतलब ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों पर उन्होंने अध्ययन किया है अरस्तु ने। और इनको इसीलिए आप पाएंगे कि इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने एनिमल वर्ल्ड का भी बहुत अध्ययन किया, प्लांट्स का अध्ययन किया है कि कैसे ग्रो करते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी हैं, फादर ऑफ मेडिसिन भी हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके साथ जो है वो जुड़ती हैं, वो इसलिए क्योंकि इनका बहुत व्यापक ज्ञान था। तो इसलिए ये एक प्रकार की एक ऐसी सत्तात्मक आवाज़ थे जिनको कई हजारों साल तक लोगों ने इनका अध्ययन किया है। इसलिए अरस्तु एक बहुत महान विचारक के रूप में दुनिया में देखे जाते हैं।
जैसे आप इसमें देखिए, इसमें बताया गया है कि वास्तव में अरस्तु बहुआयामी व्यक्तित्व का स्वामी था। उसने न केवल राजनीति शास्त्र बल्कि प्राणी शास्त्र, अलंकार शास्त्र, काव्य शास्त्र, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र, ज्योतिष तथा भौतिक शास्त्र पर भी प्रामाणिक ग्रंथों की रचना की। लेकिन जहाँ तक राजनीति शास्त्र का सवाल है, उसकी पुस्तक पॉलिटिक्स अद्वितीय है। प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन को समझने के लिए इससे प्रभावशाली कोई अन्य रचना नहीं है। यही कारण है कि बारकर ने पॉलिटिक्स को राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना यानी मैग्नम ओपस कहा है। अब ये प्रश्न यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया था ना, वही चीज़ यहाँ पर भी उठा रहे हैं कि पॉलिटिक्स को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। तो विषय क्षेत्र उनका बहुत जुड़ा। प्लेटो को रिपब्लिक भी कम नहीं है, बल्कि सत्य तो यह है कि पॉलिटिक्स और रिपब्लिक दोनों एक ही विषय वस्तु पर विचार करते हैं। प्लेटो का रिपब्लिक था, अरस्तु का पॉलिटिक्स है। फिर दोनों में अंतर कहाँ आता है? इसी प्रश्न के उत्तर में वह रहस्य छुपा हुआ है कि क्यों प्लेटो को राजनीति शास्त्र का पिता नहीं कहा गया, जबकि वह अरस्तु का गुरु है। राजनीति विज्ञान का जनक होने का श्रेय अरस्तु को क्यों मिला? वह कौन सा पक्ष है जो अरस्तु को प्लेटो से अलग करता है? जवाब है अध्ययन की पद्धति। और यही हमारे विषय है जिसको हमें पढ़ना है और जानना है। अरस्तु के अध्ययन पद्धति के बारे में अब हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको इसमें जोड़ दिया तो ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम अरस्तु की अध्ययन पद्धति के बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।